कि मैं आज का मुख्य कंसेप्ट दे दूँ। मैं अपनी बात रखता हूँ आपके आदेश से। सर, आप सभी जानते हैं कि आज छत्रपति शाहू महाराज जी की जयंती है और छत्रपति शाहू महाराज जी, आप ये भी पता है कि वो ओबीसी यानी कुर्मी समाज से थे, उनको कुणबी बोला जाता है मराठी में। और उनके बीच में महासमन की क्या क्वालिटीज़ थी, उनका और बाबा साहब अम्बेडकर जी का क्या कोऑर्डिनेशन था और इस वजह से समन संघ को क्या लेना चाहिए इनकी जीवन से। और ये लोग अगर 2 लोग अगर नहीं थे तो हो सकता है कि स्वतंत्रता आंदोलन जो चल रहा था हमारा, उसमें हम लोग आज जिस मकाम पर पहुंचे उस मुकाम पर नहीं पहुंचते। तो छत्रपति शाहू महाराज जी को सारे समन संघ की ओर से हम लोग कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं उनके जन्मदिन पर। 1876 में उनका जन्म हुआ था और बाबा साहब से बराबर 15 साल से बड़े थे। उनकी एक खासियत थी कि वो सामान्य घर से थे, मतलब वो कोई पैदाइशी राजा के घर में पैदा नहीं हुए थे। पर उनका कैरेक्टर देखकर, उनका स्वभाव देखकर, जो पहले जो राजा थे उन्होंने उनको गोद गोद में लिया था, अडॉप्ट कर लिया था। और बाद में उनका नेचर इस तरीके से हुआ कि उनकी जो फैमिली थी, जयसिंहपुर नाम का गांव है, तहसील प्लेस है जो कि कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में है। वो उनका पुराना गांव है। और जब वो अडॉप्ट करके फिर राजा के घर में आए और उनको गद्दी का चार्ज मिला, तो उसके बाद उन्होंने जिस तरीके का जीवन जिया है, वो जीवन बस उससे कितनी कुछ प्रेरणा लेनी चाहिए, बहुत बड़ी प्रेरणा हमको लेनी चाहिए अगर हम लोग समन से महासमन की ओर बढ़ना चाहते हैं। हम लोग जरूरी नहीं कि हम लोग सारे लोग महासमन बनेंगे, पर हम लोग उनके जीवन से ये सीख सकते हैं कि वो अगर उस हालात में या उस वक्त की सामाजिक स्थिति में कर सकते हैं, तो आज की इस हालात में जो जबकि हमारे पास दुनिया का बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ी प्रेरणा हम लोग शाहू महाराज से ले सकते हैं। हम लोग सभी जानते हैं कि 1920 में 30-31 मार्च को बाबा साहब आम्बेडकर जी की अध्यक्षता में शाहू महाराज में वो एक संगीति या एक सभा लगाई थी। और वो सभा जो थी खासकर एससी एसटी और ओबीसी के आज के जो लोग हैं उसी समाज की थी, क्योंकि वो ज्यादातर इन लोगों को ही ऊपर उठाने के लिए बात करते थे। तो वहाँ का मानगांव करके एक डिस्ट्रिक्ट तहसील है जो कोल्हापुर में है, वहां पर एक परिषद लगाई। और वो इसीलिए लगाई थी क्योंकि उस वक्त ये हुआ था, उनको बहुत तकलीफ दी गई थी यहाँ के प्रस्थापित वमन समाज ने। वमन लोगों ने कहा था कि आप राजा को गोद में लिए हुए राजा हो, जन्मजात तो हो नहीं, और जब तक आप लोगों का कोरोनेशन यानी राज्याभिषेक नहीं हो जाता हम आपको आइडेंटिटी नहीं देते। और राज्याभिषेक जब तभी किया जाता था जब तक ब्राह्मण वर्ग उस वक्त का उसको मान्यता ना दे। और उस वक्त ये भी होता था कि अगर राजा अगर बहुजन समाज से हो तो उसके लिए पुराणोक्त मंदिर पुराणोक्त जो है वो मंत्र पढ़ाए जाते थे, वेदोक्त नहीं। और शाहू महाराज जी का ऐसा कैरेक्टर था कि वो जब लंदन में पढ़ने गए, क्योंकि जितने भी संस्थान थे लगभग 600 संस्थान, उनके सारे राजकुमार राजकुमारियां वो अक्सर इंग्लैंड में पढ़ने को जाते थे। उसके लिए एक स्पेशल कॉलेज ही था इंग्लैंड में। तो वहां पर पढ़ाई हुई और वहां पर पढ़ते पढ़ते उनको सामाजिक सिस्टम की पढ़ाई करना बहुत अच्छा लगता था। इसीलिए उन्होंने वेद, उपनिषद, पुराण ये सारी चीजें पढ़ चुकी थी, मनुस्मृति पढ़ ली थी उन्होंने। तो ऐसे में उनकी सोच सामाजिक हो चुकी थी। उनको पता था कि मुझे ये लोग तकलीफ देने वाले हैं। तो वेदोक्त प्रकरण आपको पता होगा कि जब वो वेदोक्त प्रकरण मतलब उनका जब राज्याभिषेक हुआ तो वो पुराणोक्त मंत्र पढ़ रहे थे, वेद के मंत्र नहीं पढ़ रहे थे। उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया, फिर वो पुरोहित ने कहा कि आप तो अछूत हो। ऐसा दूसरा वाकया एक ये भी हुआ कि जब वो नहाने जाते थे, कंकाड़ा करके एक तालाब है कोल्हापुर में, जो बहुत पुराना ऐतिहासिक तालाब है, और वहां पर राजा नहाने जाया करते थे। तो वो जब नहाने गए तो वहां पर जो पुरोहित होता है वो नहाते वक्त भी मंत्र गा बताने पड़ते थे उस वक्त। तो उसने
जो है पुराणोक्त मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। और शाहू जी महाराज को तो वेद के मंत्र भी आते थे, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई की थी। तो ऐसे में उन्होंने उसको पूछा कि तुम पुराणोक्त मंत्र क्यों पढ़ रहे हो मेरे लिए, मैं तो राजा हूँ। तो उसने कहा कि साहब राजा भले ही होंगे, लेकिन आप अछूत हो। मतलब आप ओबीसी वर्ग से हो, आप शूद्र हो, और शूद्र के लिए ये पुराणोक्त ही मंत्र पढ़े जाते हैं। आपकी सामाजिक ऊंचाई हमसे कम है। तो उस वक्त उनके पूरा माइंड डाइवर्ट हो गया कि अगर ये व्यवहार मैं मेरे जैसे राजा के साथ हो सकता है, तो आम लोगों के साथ क्या बर्ताव होता होगा। तो एक घटना से उनके मन में इतना परिवर्तन हुआ। और जो पुरानी सामाजिक सोच थी ये तो ठीक थी, लेकिन उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव जो कंट्रोल है ये अभी तक नहीं लाया था। तो उन्होंने फिर एकदम से चेंज किया, 180 डिग्री चेंज हो गए। और पूरी की पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम उन्होंने बहुजनों के हितों के लिए कर दिया। आप जानते होंगे कि 1902 में पहली बार पूरे भारतवर्ष में शाहू जी महाराज ने एससी एसटी और ओबीसी समाज के लोगों को 50% आरक्षण दिया था। और ये तो ठीक है, लेकिन निचली जातियां थी, खासकर अछूत जातियां थी, उनके लिए उन्होंने जमीन का आवंटन भी किया। और एक बात ये कि सम्राट अशोक के काल में जो शुरुआत हुई थी, सम्राट अशोक इस दुनिया के सबसे पहले महान समन सम्राट है जिन्होंने इरिगेशन की फैसिलिटी शुरू की थी। जूनागढ़ में उन्होंने एक नदी के ऊपर डैम बनाया था उस वक्त। और उस वक्त की जितनी भी एडवांस सिस्टम थी, उस सिस्टम से खेतियों को इरिगेशन करना शुरू कर दिया। और लगभग सम्राट अशोक के पॉलिसी में खेती का इरिगेशन करके लोगों को ये सारी सुविधा मुफ्त में देने का सिस्टम, वो जो था वही बात शाहू महाराज ने अपने राज्य में चालू कर दी। इसका परिणाम ये हुआ कि सारे बहुजन समाज के लोग ये ऊपर उठ गए, अपने जीवन में कुछ अच्छा काम कर गए, और उनका जीवन स्तर अच्छा सुधर गया। एक बात है, उनको जाति भेद मिटाने का उनके उनके पास जो स्ट्रेटेजी थी, उतनी स्ट्रेटेजी आज भी हमारे गवर्नमेंट के पास नहीं है। उन्होंने ये सोचा कि एक गंगाराम गायकवाड़ नाम का एक व्यक्ति था जो कि महार समाज से था। तो उसको चाय की दुकान शुरू करने के लिए उन्होंने लोन दिलवाया। उस वक्त के जो भी ट्रेजरर थे, बहुत सारे साहूकार रहते थे, साहूकार को ऑर्डर निकाली और उनको कहा कि इसको चाय की दुकान शुरू करने के लिए लोन दिया जाए। लोन दिया, और फिर उसने उसका चाय की और नाश्ते की दुकान, बड़ी होटल लगाई उसने। अब वो अछूत है, उसकी दुकान से चाय और बाकी का सामान, ये खाना कौन खाएगा। तो महाराज जब भी कभी बाहर जाते थे टूर पर, या फिर घर में नाश्ता नहीं करते थे, तो नाश्ता करने के लिए और चाय पीने के लिए अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ, अपनी पूरे लवाजमा जो रहता था उसके साथ वहां पर जाते थे। और उसको बोलते थे, गंगाराम जी एक काम करो, या हम सबको एक बढ़िया क्वालिटी की चाय बना दो और अच्छा नाश्ता दे दो। अब ज्यादातर मंत्री जो ब्राह्मण हुआ करते थे, और कुछ अदर्स जो ऊपर नीचे की कास्ट के हुआ करते थे, उनके बीच में तो अछूतपन ये बहुत ज्यादा हुआ करता था प्रैक्टिस में। लेकिन वो खुद जाकर बैठते थे और उसके बगल में जाकर बैठते थे और चाय पीते, तो पूछते थे कि चाय की टेस्ट तो बहुत अच्छी बनी है। अपने मुनीम जी को पूछते थे जो कि ब्राह्मण था, आपको अच्छी लग रही ना। तो डर डर के उसको भी कहना पड़ता था कि हाँ महाराज बहुत अच्छी बन गई। वो ही वॉज लिविंग बाय द एग्जाम्पल, वो उदाहरण से जीते थे। और उन्होंने फिर दूसरा ऑर्डिनेंस निकाला कि सारी जो जमीन बंजर जमीन पड़ी थी, उस जमीन की पूरी मशागत जो है, उनका हल चलाना, बाकी के झाड़ पे पेड़ काटना, ये सारा कुछ करके लगभग 2.5 लाख एकड़ की जमीन उन्होंने ओबीसी लोगों को, मतलब जो उस वक्त के जो शूद्र लोग थे उनको, और अछूत लोगों को दान में दे दी। और उनके लिए फिर लोन भी दिया करते थे वो। और अगर उसकी खेती में वो अच्छी फसल नहीं आती, तो फसल उनका राज्य माफ करता था, जो कर्ज माफी जो बोलते हैं ना। और जिसकी फसल सबसे ज्यादा निकलती थी उसको अवार्ड भी देते थे। और सारे लोगों के लिए उन्होंने हॉस्टल खुलवाए, स्कूल खुलवाए। इस तरीके से ये बात हो गई कि जो कोल्हापुर जो रियासत थी, वो भारत में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोगों से भरी थी। और जिसमें से जितने भी लोग बहुजन समाज से आगे आए, वो लोग स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने गए ले रहे थे। और इसका बेनिफिट ये हुआ
कि महाराष्ट्र का जो सोशल बेनिफिट है वो सबसे ज्यादा उनकी वजह से हुआ। एक राधानगरी करके प्लेस है, वहां पर नदी के ऊपर उन्होंने, वो काली मिट्टी होती है ना जो रेगुर होती है बेसाल्ट रॉक की, वो मिट्टी पानी को पकड़ के रखती है, और ये जितना पानी उसमें मिल जाए तो उतनी सॉलिड हो जाती है, मतलब एकदम स्ट्रांग हो जाती है सीमेंट जैसी। तो उस मिट्टी का उन्होंने बहुत बड़ा डैम बनाया, और लगभग 1000 हेक्टेयर तक जमीन उससे इरिगेटेड हो गई। तो ये, और उसके ऊपर उन्होंने फिर ये गन्ने की खेतियां लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि पानी मिल रहा था मुबलक। फिर वहां पर कोऑपरेटिव इंडस्ट्रियल इस्टेट उन्होंने शुरू कर दी, और ज्यादातर उनके 99% जो लोन होते थे या मदद होती थी वो बहुजन समाज की होती थी। ये बात इसीलिए हम बताना चाहते हैं, क्योंकि लिविंग बाय द एग्जाम्पल अगर कोई चीज होती है और वो राजा जैसा व्यक्ति करता है तो प्रजा को फॉलो करना पड़ता है। तो कोल्हापुर के एरिया में आज भी हम देखते हैं कि बहुजन समाज के जितने भी लोग हैं, मान्यवर साहब जब, कांशीराम साहब जब महाराष्ट्र में आए तो पहली बार वो कोल्हापुर रियासत में या कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में गए, और वहां से उन्होंने अपना आंदोलन शुरू किया। ये प्रेरणा उन्होंने शाहू महाराज से ही ली थी, और उधर शाहू महाराज के नाम पे शायद एक डिस्ट्रिक्ट का नाम भी उन्होंने यूपी में नाम दे दिया था। तो ये बात इसीलिए है कि ये तो राजा हो गए, लेकिन राजा का बर्ताव कैसे है लोगों के प्रति। तो बाबा साहब को उन्होंने 1920 की जो जो मानगांव परिषद लगी थी उसमें जानबूझकर बाबा साहब को उन्होंने उस परिषद का अध्यक्ष बनाया, इसीलिए क्योंकि वो लंदन से और अमेरिका से पढ़ लिख कर आए थे, बहुत ज्ञानी थे, उनकी पीएचडी थी, डबल डॉक्टरेट चल रही थी, और डॉक्टर ऑफ साइंस की भी एडमिशन उन्होंने ली थी, और ग्रेजुएट की एडमिशन ली थी, लेकिन वो आधी शिक्षा छोड़कर इधर आए थे। तो जब बाबा साहब को पता चला कि मुझे उस परिषद का अध्यक्ष बनाया गया, तो बाबा साहब तो इतने ये हो गए कि महाराजा मुझे, मैं तो अछूत हूँ, भले ही मैं पढ़ा लिखा हूँ, मुझे तो उस दूसरी रियासत से चपरासी तक फाइल फेंक कर देते थे, लेकिन ये कैसा राजा है मुझे किसी परिषद का अध्यक्ष बना रहा है। तो तब शाहू महाराज का एक कोटेशन कहते हैं कि मेरा मन मुझे कहता है कि ये जो अंबेडकर है, भीमराव अंबेडकर है, ये एक दिन इस देश के नहीं सारे दुनिया के एक महानतर लीडर बन जाएंगे। और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि मैं तो केवल प्रजा का राजा हूँ, ये तो ज्ञान के राजा है, इसीलिए मैंने इस परिषद का उनको अध्यक्ष बनाया। ये बात देखिए, आज भी हम लोग इस प्रैक्टिस को अपने जीवन में उतारने के लिए कतरते हैं, नहीं करते हैं। उस वक्त उन्होंने जानबूझकर ये सोच बनाई थी कि जब तक शूद्र जाति के जितने भी लोग होंगे और अछूत जातियों के जितने भी लोग होंगे, ये अपने एक दूसरे के बीच जब तक घुल मिल नहीं जाएंगे, तब तक ये लोग असली समन नहीं बन सकते। आज के शब्द में उसको समन कहेंगे। उस वक्त उन्होंने बहुजनों को इकट्ठा लाने के लिए सामाजिक आंदोलन चलाया, आर्थिक आंदोलन चलाया, राजनीतिक आंदोलन चलाया, और उनको 50% रिजर्वेशन भी दिया। इससे ये लोग राजनीति समझ गए, इससे ये लोग एडमिनिस्ट्रेशन समझ गए, इससे ये लोग इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, और उनकी उन्होंने कोऑपरेटिव मूवमेंट भी शुरू की थी, शुगर फैक्ट्री की शुरुआत की, और उसमें से और एक बात की थी कि पहलवानी करने के लिए उन्होंने वो फंड शुरू कर दिए पहलवानी के। उस वक्त जातियों के ऊपर आधारित ऐसे फंड हुआ करते थे, और कोई ऊंची जाति का व्यक्ति निचले जाति के साथ पहलवानी नहीं कर सकता था, कुश्ती नहीं खेल सकता था। तो उन्होंने, वो खुद भी एक पहलवान थे, तो वो अछूत व्यक्ति के साथ पहले प्रैक्टिस करवाते थे। अब राजा ही किसी अपने राज्य के निचले जाति के व्यक्ति के साथ अगर कुश्ती खेलता है तो सारी प्रजा को मानना पड़ा। तो इस तरीके से उन्होंने हर एक जो स्ट्रेटेजी बनाई वो सामाजिक परिवर्तन के लिए, सोशल डेमोक्रेसी के लिए की। और बाबा साहब ने उनके बारे में एक जो उनका एक कोटेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाबा साहब कहते हैं कि आप चाहे मेरा जन्मदिन मनाओ या मत मनाओ, लेकिन आप, मतलब, कभी नहीं भूलना शाहू महाराज का जन्मदिन आपको मनाना ही है। क्यों? क्योंकि ऐसा राजा मैंने आधुनिक काल में देखा नहीं। और बाबा साहब को फिर उन्होंने दूसरी बार स्कॉलरशिप भी दी। फिर उनका जो आधा बचा हुआ जो एजुकेशन था, डॉक्टर ऑफ साइंस का, ग्रेजिन का, बैरिस्टर का, वो शिक्षा वो पूरी कर सके। पर दूसरी चीज बाबा साहब ने एक कही है, बहुत इंपॉर्टेंट है हम सब लोग के लिए, क्योंकि सारी जातियां इकट्ठा होकर काम कर रही थी। हम लोग जैसे समन का कल्चर वो वहां पर इस्टेब्लिश कर रहे थे, लेकिन ऐसे में एक हुआ कि बाबा साहब लंदन चले गए, और फिर 1922 में उनका देहांत हुआ था, 10 मई को।
तो बाबा साहब कहते कि मेरे जीवन में सबसे बुरा अगर कोई दिन हो, या सबसे मेरा जो आंदोलन खड़ा हो रहा है, उसके लिए सबसे ज्यादा सपोर्ट अगर किसी का होता, तो शाहू महाराज जी का होता। वो 2 दिन तक कुछ खाए नहीं पिए नहीं लंदन में। वो उनका जो नवल भतेना नाम का जो दोस्त था, वो हमेशा उनको मदद करता था। वो उनको बोल रहा था कि भीमराव आपको क्या हो गया, आप खाना नहीं खा रहे, क्योंकि उसी ने खबर दी थी शाहू महाराज के मृत्यु की। उसने लंदन टाइम्स में पढ़ी थी ये खबर। बाबा साहब 2 दिन तक बिल्कुल खाए नहीं, इतने परेशान हो गए थे। उन्होंने कहा अपने नवल भतीना रूम पार्टनर को कि मैं क्या बताऊं नवल तुझे, ये शाहू महाराज मेरे जीवन में इतने अच्छे थे कि मेरा आगे का आंदोलन मैं किस तरीके से चलाऊं, ये मेरे समझ नहीं आता है। और बाबा साहब जब शाहू महाराज जी आपको हमारा नमन है, और शाहू महाराज जी वही उसी स्टाइल में बाबा साहब को खत लिखते थे। इसका मतलब समनों के बीच में आदर और सत्कार की जो भावना है ना, आज हम लोग सारे सारे महिलाओं को बहन कहते हैं, सारे छोटे बच्चों को भी हम सर सर से आदर से रहते हैं, और कभी हम किसी की जातियां नहीं पूछते। हम लोग जन्मजात समन है, यही एक हमारे बीच का रिश्ता होता है। ये रिश्ता, ये नाता राजा के बीच में और एक प्रजा का एक व्यक्ति बाबा साहब के बीच में थे। और ये लिविंग बाय द एग्जाम्पल थे, मतलब लाइफ में वो खुद जी रहे थे। इसका जो बेनिफिट ये मिला आगे जाके कि महाराष्ट्र में जो सामाजिक आंदोलन आगे जाके जो चला, महाराष्ट्र में सामाजिक आंदोलन चलने से सारे भारत में उसका डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन हुआ। उसका जो सोच है बेसिक, वो शाहू महाराज जी की सोच थी। और शाहू महाराज ने एक माली समाज के ज्योतिराव फूले जी, मतलब क्रांतिबाज ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले जी ने जो शिक्षा का जो आंदोलन चलाया था, उसी आंदोलन को आगे जाके लीगल फॉर्मेट में लाया और अपने राज्य की सीमा तक सीमित क्यों ना रखा, लेकिन वो सारे लोगों को शिक्षित कराया। इसका मतलब अगर बाबा साहब ने जो ज्योतिराव फूले को अपना गुरु माना, लेकिन बीच में अगर शाहू महाराज नहीं रहते तो शायद बाबा साहब ज्योतिबा फूले का शिक्षा, उनका आंदोलन, उन मैसेज है, वो वहां तक नहीं पहुंचता। इसलिए हम लोग जो महासमन हमारे समन है, उनके जीवन से यही प्रेरणा ले सकते हैं कि आपको जातियों के ऊपर नहीं सोचना है। आगे जाके बाबा साहब ने जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है कि कास्ट और एंटी नेशनल, जाति राष्ट्र विरोधी तत्व है, और जब तक आप एनिलेट नहीं करोगे इस भावनाओं को अपने मन से, तब तक आप एक राष्ट्र नहीं बन सकते। तो ये भी सोच जो है शाहू महाराज के जीवन से ही उन्होंने ली थी। ज्योतिराव फूले को तो उन्होंने शिक्षा के आंदोलन से अपना गुरु ही माना था, लेकिन शाहू महाराज का जीवन का इतना इम्पैक्ट उनके ऊपर पड़ा कि साहब ने बहुत सारी जो बातें, और 1954 में बाबा साहब कहते हैं कि ज्योतिराव फूले का सही वैचारिक वारिसदार मैं ही हूँ, अकेला बचा हूँ। बाबा साहब के साथ इसीलिए बाद में शाहू महाराज चले गए, और फिर वो दरी जो है, वो गैप है, ज्यादा बढ़ती गई। इसीलिए बाबा साहब कहते हैं कि काश शाहू महाराज आगे जाके, और उनका लाइफ भी कितना 48 साल तक जिए ओनली, अगर वो 60 70 75 साल तक अगर जीते, तो बाबा साहब का जो आंदोलन आज जो हम देख रहे हैं उतना है, उससे कहीं गुना ज्यादा रहता। और उस वक्त के जितने भी बहुजन समाज के जो जन्मजात समन जातियों के लोग हैं, वो उस वक्त इकट्ठा रहते, और उसका परिणाम ये होता कि जो आंदोलन के लोगों को, खासकर बहुजन समाज के, ओबीसी समाज के, शूद्र समाज के लोगों को फिर कांग्रेस ने कैप्चर कर लिया, और उनके बीच में फिर जातियों में झगड़ा लगाना शुरू करने की शुरुआत उसी वक्त की। क्योंकि डॉक्टर पंजाबराव देशमुख जो अमरावती से थे, जो पहले कृषि मंत्री थे भारत के, मतलब स्वतंत्र भारत के भी थे, और बाद में लगभग 66 तक वो अलग अलग मिनिस्ट्री पे थे। तो उन्होंने भी कहा है कि शाहू महाराज की जो शिक्षा थी, उसी शिक्षा से उन्होंने खुद इंटरकास्ट मैरिज की थी, डॉक्टर भाऊ साहब पंजाबराव देशमुख जी ने। इसका मतलब एनिलेशन ऑफ कास्ट के जितने भी तौर तरीके हैं, और बाबा साहब की आइडियोलॉजी की बेस जो है ज्योतिराव फूले जी के और शाहू महाराज के आंदोलन में आए थे। और फिर बाबा साहब ने जो कॉन्स्टिट्यूशन में सभी लोगों को राइट्स दिया, उन्होंने कहा कि सोशल डेमोक्रेसी की जो शिक्षा थी, शाहू महाराज के लाइफ से मैं सीखा हूँ। शाहू महाराज जी की और एक खासियत बताता हूँ कि हम लोग समन संघ में बोलते हैं
कि कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, किसी पद, ऊंचे पद पर हो या नीचे पद पर हो, उसमें कोई फर्क नहीं होता। और ये मानसिक कि भीमराव अंबेडकर नाम का एक महार समाज का कोई व्यक्ति अमेरिका से पढ़कर आया है, लंदन से पढ़कर आया है, और उनकी शिक्षा अधूरी छोड़कर वो चला है। तो वो खुद मुंबई गए, और मुंबई में बाबा साहब के ऐसे झोपड़ी में, झोपड़ी का नुमा इलाके में वो रहते थे। तो वो घर ढूंढते ढूंढते गए और नीचे से आवाज लगाई कि अंबेडकर जी आप कहाँ पर हो। तो उनके जो सिक्योरिटी जो थे सारे पहले बाबा साहब के घर पे आए थे कि आपके घर में शाहू महाराज आ रहे। तब बाबा साहब नहा रहे थे। तो बाबा साहब को समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं क्या नहीं करूं, वो एकदम घबरा से गए कि महाराज मेरे घर में आए। और जब घर में अंदर आए तो जो खटिया होती है आप जानते होंगे, अछूत व्यक्तियों की खटिया जो कैसी रहती होंगी, चेयर भी नहीं थी। तो उसी खाट पर जो लकड़ियों की खटिया थी, खाट थी, उस पर बैठे और रमाई को कहते हैं कि बहन रमा चाय मिलेगी। रमा एकदम परेशान हो गई कि क्या बात करूं, समझ में नहीं आ रहा कि महाराज मेरे घर में आए और हम तो अछूत है और मेरी हाथ की चाय कैसे कैसे लेंगे, कैसे मैं करूं। पर कहने लगे कि रमा जी मैंने सुना है कि आपकी हाथ की चाय बहुत अच्छी होती है और आप अच्छा खाना बनाती है। शाहू जी महाराज नीचे बैठकर बाबा साहब के साथ और रमाई ने बनाया हुआ खाना खाकर गए। ये चीज उस जमाने में बहुत बड़ी थी, ये मामूली बात नहीं थी। जिस जमाने में कोई व्यक्ति किसी का स्पर्श भी करने के लिए आनाकानी करता हो, उस जमाने में एक राजा जो है एक घर में आता है और उसी वक्त उन्होंने कहा था कि आप ज्ञान के राजा हो, इसलिए मैं आपके घर में आकर चाय पीता हूँ, खाना खाता हूँ, इसमें मुझे कोई बुरा नहीं लगता है। क्योंकि ज्ञान किसी के व्यक्ति के जाति से और किसी के व्यक्ति के औहदे से ज्यादा ऊपर उठकर होता है। तो ये सीख जो है शाहू महाराज से हम लोग जितने जल्दी सीखेंगे उतने जल्दी हम जान सकते हैं कि समन संग में रहने से हमको क्या बेनिफिट मिलने वाला है। हम लोग जो एक दूसरे के साथ बर्ताव करते हैं, छोटी मोटी बातों का होता है कभी महीना 2 महीना तक हम दूर रहते, पर ये हम अपने पूर्ण जो समय थे कि हम उसकी, और जब उन्होंने सामाजिक स्थल खोल दिए और जमीन आवंटित की, तो इससे बाबा साहब की जो प्रेरणा होती है ना, बाबा साहब का कोटेशन है मैं बार बार बताता हूँ। बाबा साहब कहते हैं कि मोटिवेशन गेट्स यू स्टार्ट, हैबिट कीप्स यू गोइंग। प्रेरणा इंसान को प्रवृत्त करती है काम करने के लिए। किसी महान इंसान के साथ में आप अगर रहते हो तो उनकी सोच, उनका बर्ताव, उनका बिहेवियर देखकर हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। तो बाबा साहब मोटिवेशन गेट्स टू स्टार्ट। आपको किस कहते हैं कि शाहू महाराज के जीवन से हम क्या सीखते हैं, तो मोटिवेशन को बार बार हैबिट कीप्स यू गोइंग, अगर बार बार दोहराएंगे तो हम लोग सारे लोगों के साथ एक जैसा बर्ताव करेंगे, एक जैसी सोच बनाएंगे। तो बाबा साहब ने ये सेंटेंस जो लिखा है वो शाहू महाराज जी का जीवन सामने रख कर ही दिया है। तो इसमें से समन संघ के लिए क्या लेना चाहिए, कौन सी बात जरूरी है। हम लोग आज भी किसी के अगर समझो आज उपवर्गीकरण का मुद्दा है, शेड्यूल कास्ट के 4 टुकड़े महाराष्ट्र में अब ABCD अब अकड़ गिराए जा रहे हैं, और वही अभी तेलंगाना में भी हुआ, कर्नाटका में भी हुआ। और ये इसीलिए प्रयोग हो रहा है कि ये जातियां जो इकट्ठा हो रही है एक जैसी सोच बना रही है, अपनी समन कल्चर एक सामने लाकर एक दूसरे के बीच के जितने भी मनमुटाव खत्म हो रहे हैं। तो ऐसे में जो लोग ऐसा नहीं चाहते वो लोग आपके ऊपर टेस्ट करते हैं, जैसे पानी में कंकड़ फेंक कर देखते हैं कि कितनी लहर उठती है। तो ये ऐसा ही है, आज वो साउथ से आ रहा, महाराष्ट्र को टेस्ट हो रहा है। पर यही जो तोड़ जातियों को तोड़ने के बीच वाला या आपका रिजर्वेशन खत्म करने वाला जो स्ट्रेटेजी जो बनाई जा रही है, उस स्ट्रेटेजी को आज भी जो शाहू महाराज के वक्त जो समय था वैसा ही समझ आज है, वैसा ही आज माहौल है। तो हमको उसी तरीके से जो शाहू महाराज जी ने, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने, उस वक्त के जितने भी सत्यशोधक समाज के जितने भी महासमंत थे, लीडर थे, उन्होंने जो स्ट्रेटेजी अपनाई वही स्ट्रेटेजी फिर से रिपीट करने की जरूरत है। तो समन संघ यही स्ट्रेटेजी अगर अपनाता है कि
समन हो, जन्मजात समन है, बस वो मेरा भाई है, मेरी वो बहन है। मैं उसके साथ छोटी-मोटी बात होंगी, लेकिन दिल से मैं उसके साथ जुड़कर काम करूँगा, करूँगी। तो हम लोग अपने जितने भी टारगेट है उसको अचीव कर सकते हैं। और आज का समय देख लो, अब थोड़ी सी बात जरूरी है कि एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की, कि ये जो गाज गिर रही है, जो प्रॉब्लम हो रहा है शेड्यूल कास्ट के ऊपर एबीसीडी का, वो जानबूझ के उन्होंने एसटी के ऊपर नहीं लगाया, क्योंकि एससी और एसटी का रिजर्वेशन फंडामेंटल राइट का रिजर्वेशन है, आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 36 का। उसमें बाबा साहब ने आर्टिकल 340 जो बनाया ओबीसी के लिए, उसको भी जोड़ने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त संभव नहीं हुआ। आर्टिकल 341 के तहत वो जो टुकड़े जो है होमोजीनियस कास्ट है, इनके टुकड़े नहीं गिराए जा सकते हैं, एक संघ जाति है, और इनके साथ ओबीसी को मिलाने की फंडामेंटल राइट में आर्टिकल आर्टिकल 15 17 के साथ भी उसका अंतर्भाव हो। जैसे घूमने की आजादी, कोई स्टेट खरीदी आजादी, जो वो राइट वैसे ही तोड़े जा रहे हैं, जैसे उस उतने विपरीत हालात में अगर महासमन वो समाज को एकजुट लाते हैं, इकट्ठा करके नए भारत का निर्माण करते हैं, तो हमको क्यों नहीं। पर हम लोग इसके ऊपर ज्यादा, और हम लोग अपने मन को समझाने की वजह नहीं, समझाने की वजह से, ऑब्जर्व नहीं करने की वजह से हम लोग एक दूसरे के बीच में फिर मनमुटाव करते रहते हैं। तो आज के समन संघ के लिए बस वही स्ट्रेटेजी जरूरी है कि एक दूसरे के साथ अगर कोई हम मनमुटाव खत्म करना है और एक दूसरे का सपोर्ट करना है, तो उसके साथ खुद होकर सपोर्ट करना शुरू कर दो। अगर बोल रहे हैं कि इसके लिए हमारा जितने भी लोग खुलकर, क्योंकि ये जो आज उनके साथ फिलॉसफी है इसी के इर्द गिर्द घूमती है सोशल डेमोक्रेसी के, क्योंकि सोशल डेमोक्रेसी हमारे देश में सबसे बेसिक डेमोक्रेसी है। सामाजिक लोकतंत्र अगर हमारे बीच में आता है, तो आर्थिक लोकतंत्र और राजनीतिक लोकतंत्र आने में कोई देर नहीं लगेगी। जब हमारी मानसिकता एक जैसी हो जाएगी, तो किसी भी जाति के, जो समन जातियों के कोई भी जाति के व्यक्ति अगर इलेक्शन लड़ रहे हो या चुनाव में है खड़े हैं, तो हम लोग जरूर कहेंगे कि इनमें से जो भी इंटेलेक्चुअल व्यक्ति है, जो समाज से जुड़ा है, जो समाज के प्रति प्रतिबद्धता रखता है, ऐसे ही व्यक्ति को हम वोट देंगे। तो ये सोच कब आएगी? जब सामाजिक लोकतंत्र आएगा, तब ये राजनीतिक लोकतंत्र उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर आर्थिक लोकतंत्र लाने के लिए सत्ता में आने के बाद कोई अड़चन नहीं है। वो लोग आपके सारे अधिकार खो खो दे रहे, सारे छीन ले रहे। जैसे कि हम कहते बार बार कि पिछले साल के बजट से एससी एसटी का जो बजट होता था वो 10% होना चाहिए था, पर वो अभी 4 या 3% ही दिया जाता है। और ये अधिकार आपको, आर्थिक अधिकार कब मिलेंगे? जब आप सोशल तरीके से इकट्ठा हो जाओगे, मतलब सोशल डेमोक्रेसी में आओगे, तो पॉलिटिकल पावर में आ सकते हो, और फिर इकोनॉमिक पावर के लिए आप जो चाहे वो अमेंडमेंट कर सकते हो, जो भी चाहे वो समन के लिए कर सकते हो। तो ये आंदोलन अगर हमको ठीक तरीके से चलाना है, तो महासमन शाहू महाराज जी के जीवन से हमको बहुत अच्छी बात लेनी जरूरी है। और उनके जो शिष्य है, जैसे बाबा साहब ने उनको अपने गुरु जैसा ही माना, भले ही उन्होंने 3 गुरु डिक्लेयर किए, तथागत बुद्ध को या कबीर साहब को और ज्योतिराव फुले को, लेकिन एक साथ उन्होंने संत रविदास जी के ऊपर उन्होंने किताब लिखी, द अनटचेबल्स। उस किताब को अर्पण किया, और उनकी बहुत सारी जो ये जो गाथा या श्लोक या जो भी कहो, तो वो पद है, उस पद के ऊपर बहुत सारे भाषण भी दिए, बहुत सारे आपने रविदास संत जी के बारे में कहा है। इसका मतलब अगर हम महासमनों से, उनके जीवन से अगर कुछ ना कुछ छोटी मोटी बातें अगर लेंगे, तो हमारे बीच का जो बर्ताव है बदल सकता है। और ये बदलाव ही हमको
जो है बिहेवियर में आ जाएगा। मोटिवेशन को हम लोग बिहेवियर में मतलब आदत में अगर डाल देंगे तो हमको ज्यादा समय नहीं लगेगा सारे क्षेत्र में पावरफुल होने के लिए। तो इतनी बात मैं आज कहना चाहूंगा। छत्रपति शाहू महाराज को फिर से मैं नमन करता हूं और मैं एक गंभीरता से आप लोगों को कहता हूं कि ऐसे महासमंद लोगों के चरित्रों को आप जरूर पढ़ना। उस चरित्र में से उनके ऊपर जो भी कमेंट्री लिखी, उनकी किताबें हैं, खुद की विचारधारा है, उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव जो सोच थी, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रैक्टिकल उन्होंने किया था, उसको अगर हम पढ़ लेंगे और उसके ऊपर आचरण करना शुरू कर देंगे तो हमारे लिए जातियों का भेद बिल्कुल खत्म हो जाएगा। क्योंकि हम लोग पिछले 5 साल से मन से ये बात मिटाने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत हद तक हम लोग इसमें सक्सेस भी हो चुके हैं। तो इतनी बात मैं कहता हूँ, अगर मेरी बात में कुछ गलत हुआ हो तो यहाँ पर उपस्थित जो भी समन संघ है वो मुझे माफ करे। संघे यो खलितो दोषो संगो खम तुतम ममंग। जय भीम, नमो बुद्धाय, सारे संतों को वंदामी, संघं नमामि।